So next we'll be doing all the major amendments of the Indian Constitution. So first of all we'll look at the first Constitutional Amendment Act. तो ये 1951 में ही आ गया था. 1950 में the Constitution was fully enacted on the Republic Day, and in 1951 itself the first Constitution Amendment was brought in. ठीक है, तो इसमें there were a number of provisions there. So I'll be telling you the important provisions which were present in the first Constitutional Amendment Act. So देखो, नाइन्थ शेड्यूल का मैंने पहले भी बताया था. नाइन्थ शेड्यूल was added in this act wherein any laws which were made regarding land reforms, they were not subjected to judicial review. ठीक है, तो ये वही दिया यहाँ पे. Ninth schedule and article 31A and 31B were brought in, which protected land acquisition laws from judicial review. ठीक है, तो they were not subjected to judicial review. Then secondly, it empowered the state, जो backward, socially and economically backward classes थे, उनके लिए this provision for reservation was brought in. ठीक है, so it empowered the state to make special provisions for socially and economically backward classes. ठीक है, तो इससे पहले देखो आर्टिकल 14 दिया हुआ था. आर्टिकल 14 में there should be equality. However, this provision was brought in to ensure that affirmative action can be taken. Affirmative action मतलब कि something which is done to help the socially and economically backward classes. ठीक है, तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट में ही हो गया था. देन नेक्स्ट क्या हुआ, जो आर्टिकल 19 है हमारा, फ्रीडम्स पे है, राइट टू फ्रीडम, उसमें देवर 3 ग्राउंड्स फॉर रिस्ट्रिक्टिंग फ्री स्पीच वर एडेड. ठीक है, तो सबसे पहले पब्लिक ऑर्डर को रिस्ट्रिक्ट करने, नहीं, इफ़ द फ्री स्पीच रिजल्ट्स इन अ प्रॉब्लम इन द पब्लिक ऑर्डर, देन इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है, फिर फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, एंड थर्डली इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. ठीक है, तो इन तीनों ग्राउंड्स पे फ्री स्पीच कुड बी रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है, और इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट आया, तो जैसे वंस द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनैक्टेड ऑन इन 1950, काफ़ी सारे लोगों ने दे थॉट कि अब तो हमारी गवर्नमेंट है, तो दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, और हर चीज़ पे से छोटी छोटी चीज़ों पे प्रोटेस्ट हो रहा है, और पब्लिक ऑर्डर इज़ गोइंग हेवायर, है ना. तो ऐसे सब, ऐसे बस सोचने के लिए आई एम गिविंग यू अ मेमोरी एड. ठीक है, तो ऐसी सब चीज़ें होने लग गई. दैट इज़ व्हेन these 3 restrictions to free speech were brought in. फर्स्ट है पब्लिक ऑर्डर, सेकेंड है फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, एंड थर्डली इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. ठीक है, देन नेक्स्ट क्या था, nationalization of businesses became protected against right to trade violations. So basically, under right to life as well as freedom, right to freedom, every person as well as entity, organization has a right to कैरी आउट ट्रेड, है ना, फ्री एंड फेयर ट्रेड करने का राइट है. हाउएवर उस टाइम पे हमारा थोड़ा सा सोशलिस्ट लीनिंग थी, सोशलिस्टिक लीनिंग थी. पंडित जवाहरलाल नेहरू एट्सेट्रा, दे वांटेड इंडिया टू बी, मतलब दे वर क्वाइट इंस्पायर्ड बाय यूएसएसआर और उसका जो सोशलिज्म था उससे, है ना. सो दे वांटेड द स्टेट टू कमांड द, or basically they wanted the state to be heading the major companies in the entire India, in the entire country. ठीक है, तो जो मेजर कोर इंडस्ट्रीज थी उसमें स्टेट कंट्रोल लाने की कोशिश करी गई थी. सो देयरफॉर नेशनलाइजेशन वाज डन, बैंक का नेशनलाइजेशन वाज आल्सो डन, एसबीआई वगैरह लाए थे, है ना. एंड साइमल्टेनियसली अ नंबर ऑफ अदर इंडस्ट्रीज वर आल्सो नेशनलाइज्ड. ठीक है, so this nationalization would have been in contention with the right to free trade. मतलब free trade नहीं, मतलब right to trade, कि आप किसी भी प्राइवेट कंपनी को टेक ओवर करके पब्लिक बना रहे हो, इस that could have been contested in the सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज दी हाई कोर्ट. ठीक है, तो उसके लिए एक अमेंडमेंट लाए थे कि नेशनलाइजेशन कैन बी डन एंड इट विल नॉट बी
कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट द राइट टू ट्रेड। ठीक है, तो यही दिया है यहाँ पे। सो बेसिकली वही जो इनिशियल चीज़ें हैं, एक तो नेशनलाइजेशन करने के लिए वो उसके लिए दे ब्रॉट एन अमेंडमेंट, देन लैंड रिफॉर्म्स के लिए, देन रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन के लिए, एंड लास्टली फ्रीडम ऑफ स्पीच वाज कर्टेल्ड तो नहीं, इट वाज रिस्ट्रिक्टेड। 3 रिस्ट्रिक्शंस लाए थे। नेक्स्ट, the next important constitutional amendment is the 7th Constitutional Amendment Act of 1956। ठीक है, इसमें प्राइमरीली 1956 के पहले द country was divided into a number of states, and these states were classified into 4 categories: class A, class B, class C and class D। ये वो दिखाया हुआ है। ठीक है, however via this amendment these classifications were removed। ठीक है, so it abolished the complex 4-tier state classification system and it reorganized the nation into 14 states and 6 union territories। ठीक है, तो इसको हम लर्न कैसे करेंगे? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 14। तो अंडर द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 14 स्टेट द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज़ क्या करी गई? एग्जीक्यूटिव रूल। सो इट द आर्टिकल 153 मैंडेटेड दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। Next है, it extended High Court's jurisdiction to union territories and it also allowed a common High Court to serve 2 or more states। ठीक है, तो High Court के terms में they made 2 changes। First of all, the High Court's jurisdiction was extended to union territories and the provision for a common High Court was also brought in। ठीक है, so all of this was done under the 7th Constitutional Amendment Act। हाई कोर्ट वाला हम कैसे लर्न करेंगे? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लिंक करना है अगर हमको, तो ऐसे ही कर लो। देखो क्या हुआ, वाई वॉज दिस नीडेड? बिकॉज एक तो स्टेट्स 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हो गए थे, है ना। पहले तो दे वर क्लासिफाइड इनटू ABCD ग्रुपिंग और थोड़ा कम्प्लेक्स सा सिस्टम था, बट आफ्टरवर्ड्स दे वर categorized into 14 states and 6 union territories। ठीक है, once these states were formed, तो उनका हमें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सिस्टम बनाने की ज़रूरत पड़ गई। सो दैट इज़ वाई ये एक तो गवर्नर का प्रोविजन वाज ब्रॉट और एक ये वाला कि हाई कोर्ट रहेगा and high court will have a jurisdiction over the union territories as well, and a common high court can also exist for 2 or more states। ठीक है, तो एक तो ये स्टेट्स बन गए और उसका जुडिशियल सिस्टम एज वेल एज एग्जीक्यूटिव सिस्टम जो भी है उसको दे वर सॉर्टेड आउट बाय दिस एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो बेसिकली इसमें ये बेरुबारी यूनियन के बारे में है इसमें। सो बेरुबारी यूनियन वाया द इंडो पाकिस्तान अग्रीमेंट ऑफ 1958, the Berubari Union territory was seceded to वो वाला बांग्लादेश नहीं, उस टाइम पे इट वाज नोन एज पाकिस्तान। ठीक है, सो फॉर्मल सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी स्पेसिफिकली द बेरुबारी यूनियन एरिया लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान। ठीक है, सो इट वाज गिवन अवे टू पाकिस्तान बिकॉज उन्हीं के टेरिटरी में आ रहा था, तो द एडमिनिस्ट्रेशन वाज क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये इंडिया है, ये अगर पाकिस्तान मतलब तब पाकिस्तान था, अभी बांग्लादेश है। सो बेरुबारी यूनियन विच वाज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट अपना वेस्ट बंगाल, इट वाज हैंडेड ओवर टू seceded टू पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, एंड अग्रीमेंट कौन सा था इसका? इंडो पाकिस्तान अग्रीमेंट ऑफ 1958। ठीक है, सो बेरुबारी यूनियन केस, इसका द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज इम्पॉर्टेंट एज वेल एज द ईयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लर्न करेंगे? बेरुबारी यूनियन केस का देखो जो बी है वो 9 जैसा ही दिख रहा है ना, 9 को ही अगर हम उल्टा कर दें तो बी बन जाएगा।
ठीक है, तो उससे कर लो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और 9 से 6 भी बन जाता है तो 1960 का है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं द 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट of 1962. So, under this, basically, Puducherry was officially incorporated into the Indian Union. ठीक है, तमिलनाडु प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है ना, पुडुचेरी उसको ले आए थे, पौंडीचेरी था पहले उसको बोलते थे। दैट वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन यूनियन। पहले वहाँ पे फ्रेंच कॉलोनीज थे। ठीक है, and it provided for the creation of legislatures and councils of ministers for specific union territories of Himachal Pradesh, Manipur, Tripura, Goa, Daman and Diu, and Puducherry. So earlier these states, Himachal Pradesh, Tripura, Goa, all of these were union territories, and via this amendment, um, provisions were made for the creation of a legislatures for these union territories. Okay, so this is not very important from the exam point of view, but this is quite important. Okay, Puducherry was incorporated via which constitutional amendment act? So that is the 14th constitutional amendment act. ठीक है, तो ये ईयर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नंबर एंड ईयर आर इम्पोर्टेंट. पुडुचेरी, सो दिस 4 लुक्स लाइक अ पी, है ना, उससे पुडुचेरी लर्न कर सकते हैं, ये ऐसे पी का उल्टा है ये. ठीक है, तो वैसे करके लर्न कर लो कि पुडुचेरी वॉज 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड द ईयर वॉज 1962. आपकी कोई पेरेंट्स का, it's very highly probable that your and at least one of your parent may have been born somewhere around this year. ठीक है, तो वैसे लर्न कर सकते हैं कि आपका कोई पेरेंट होंगे या जो भी 1962 या 64 में बॉर्न होंगे, उससे लिंक करके आप लर्न, उनसे लिंक करके आप लर्न कर लो कि तब इवन पुडुचेरी वॉज फॉर्म्ड. ठीक है, नेक्स्ट है 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963. तो इसमें बेसिकली इट ग्रांटेड द गवर्नमेंट एक्सपैंडेड अथॉरिटी टू लिमिट फ्री स्पीच एंड असेंबली स्पेसिफिकली इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल यूनिटी एंड सेफ्टी. ठीक है, तो फ्री स्पीच पे फर्दर रिस्ट्रिक्शंस वर ब्रॉट इन. ठीक है, और इवन द गवर्नमेंट वाज गिवन द अथॉरिटी टू impose these restrictions. Apart from that, the required oaths of office were updated. एंड बस ये तो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि ओथ्स और अफर्मेशंस को थोड़ा सा अपडेट किया था, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ स्टिल इम्पोर्टेंट कि जो फ्री स्पीच पे लिमिटेशंस व द अथॉरिटी फॉर imposing limitations on free speech were handed over to the government. ठीक है, तो 1616 ऐसे स्पीच, वैसे करके लिंक करके यू कैन लर्न दिस कि फ्री स्पीच वॉज फर्दर लिमिटेड एंड गवर्नमेंट वॉज गिवन द पावर टू लिमिट इट. ठीक है, 1963 मतलब वो बोलते हैं ना, अनलकी मानते हैं काफ़ी लोग, उससे कर लो कि अनलकी है अगर किसी फ्री स्पीच को गवर्नमेंट ऐसे ही फॉर इट्स ओन यूज़, फॉर इट्स ओन पर्पस, इफ इट स्टार्ट्स लिमिटिंग फ्री स्पीच, देन इट विल बी वेरी अनलकी फॉर अस. ठीक है, तो वैसे करके एक लर्न कर सकते हैं इसको 1963 और 16 के एस से स्पीच को कनेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971. दिस इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट. दिस अलॉन्ग विद द 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो इसमें क्या था, बेसिकली इट अफर्म्ड द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, तो अर्लियर देखो, अर्लियर क्या, इसके बाद में ही फिर केशव नंदा भारती केस वॉज ब्रॉट इन वेर इन द जुडिशरी सेड दैट कुछ भी द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ एवर इट शुड नॉट affect the basic structure of the constitution.
फिर केशव नंदा भारती केस बाद में आया था 1973 में, है ना। तो ये 71 में ये वाली जजमेंट आई एंड केशव नंदा भारती केस केम अबाउट इन अप्रैल 1973। ठीक है, उसमें इसको थोड़ा सा मतलब पूरा तो नहीं, इट वाज it upheld that the parliament could amend any part of the constitution. However, certain restrictions were imposed in the form of basic structure of the constitution। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि the basic structure of the constitution should remain unchanged, उसके अलावा आप कुछ भी आप amend कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेकेंडली इस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में और क्या दिया था, it made it compulsory for the president to give assent to a constitutional amendment bill। ठीक है, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अंडर द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट provisions were brought in whereby the president had to it became obligatory for him or her to give assent to a constitutional amendment bill। नहीं तो the president has powers to withhold the bill or return it for reconsideration। ठीक है, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दीज वोंट बी अप्लाइंग। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उनको ज़बरदस्ती दे हैव टू गिव असेंट। तो ये दोनों चीज़ें किसके पार्ट है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1971। ठीक है, 24th एंड 25th बोथ आर इम्पॉर्टेंट। 24th में हम लर्न कैसे करेंगे, देखो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में आया था एंड इससे क्या लिंक कर सकते हैं हम लोग, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करें ना कि दे कैन अमेंड एनी पार्ट और इसके रिस्पॉन्स में केशव नंदा भारती केस केम इन। इसके रिस्पॉन्स में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिस्पॉन्स में केशव नंदा भारती केस वॉज ब्रॉट नहीं मतलब हुआ था। उसका डेट क्या था, उसका भी 24 है, ये भी 24 है, ये भी 24 अप्रैल 1973। ठीक है, तो ऐसे आपको लर्न हो जाएगा कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिस्पॉन्स में 24 अप्रैल 1973 को केशव नंदा भारती केस हुआ था। ठीक है, उसके अलावा वी ऑल्सो हैव टू लर्न प्रेसिडेंट का जो उन्होंने ऑब्लिगेटरी कर दिया था असेंट। सो सिंस दिस इज ऑल्सो अबाउट रिगार्डिंग एन अमेंडमेंट, देखो ये वाला जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी ये भी अमेंडमेंट के बारे में बात हो रही है ना, कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है। ठीक है, तो इवन दिस इज रिगार्डिंग एन अमेंडमेंट ओनली। ठीक है, तो वैसे लर्न हो जाएगा कि दोनों चीज़ें अमेंडमेंट के बारे में दी हैं 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। एंड टू फर्दर रिमेंबर इट प्रॉपरली ऐसे कर लो, 4 क्या ए जैसा दिखता है, इट लुक्स सिमिलर टू एन ए। ठीक है, तो वैसे भी यू कैन लर्न दिस। ठीक है, और ए स्टैंड फॉर अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। इसमें क्या क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल इट सीवियरली लिमिटेड द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंडली इट प्रोटेक्टेड लॉज एनैक्टेड अंडर आर्टिकल 39B और 39C which were aimed at social good and equitable resource distribution from being challenged in court based on article 14, 19 and 31। तो 14 क्या है, राइट टू इक्वालिटी, 19 है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, एंड 31 पहले था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें प्राइमरली जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इट वाज एम्ड एट थोड़ा सा जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट या लिमिट किया था इसमें। ठीक है, तो पहले तो राइट टू प्रॉपर्टी का ही काफ़ी ज़्यादा उसको सीवियरली रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। सेकेंडली जो आर्टिकल 39B और 39C है DPSPs के अंडर, जिसमें बेसिकली इट इज
रिगार्डिंग इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके अंदर बोला था कि इफ़ एनी लॉ इज इनैक्टेड अंडर दीज प्रोविजंस that cannot be challenged in the court on the grounds that it is contravening either of these three। ठीक है, तो इसमें बेसिकली डीपीएसपीज को फंडामेंटल राइट्स से ऊपर रख दिया था। ठीक है, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे जो डीपीएसपीज हैं 39B और 39C, दे वर गिवन हायर प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही हुआ था, फंडामेंटल राइट्स वर रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड। ठीक है, तो इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे? 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। तो हमारा आर्टिकल 25 क्या है? राइट टू रिलीजन के बारे में रहता है ना आर्टिकल 25 वगैरह। राइट टू प्रोपोगेट एनी रिलीजन, है ना, प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऐसे करके है। तो सिंस दैट इज़ अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 25 इज़ अ फंडामेंटल राइट। बस मैं इसे लिंक के लिए बता रही हूँ कि इसको आप 25 को आर्टिकल 25 से लिंक कर लो। ठीक है, तो आर्टिकल 25 क्या है? विच इज़ अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, so you'll be able to link that 25th Constitutional Amendment Act is also regarding fundamental rights. Next, we look at the 26th Constitutional Amendment Act of 1971. So again, this was also in 1971 itself. तो इसमें क्या था? It was regarding privy purses. So it basically officially abolished the privy purses and all special privileges which were guaranteed to the former rulers of India's princely states, thus marking a major step towards social equality। ठीक है, तो at the time of independence as well as when Sardar Vallabhbhai Patel was trying to get the princely states to join the Indian Union, उन्होंने उनको प्रॉमिस करा था कि यू विल बी गेटिंग अ प्रीवी पर्स। ठीक है, प्रीवी पर्स मिलेगा अंडर विच यू विल बी गेटिंग अ certain sum of money will be given to you regularly, and उसकी जगह पे दे हैव टू एक्सीड टू द इंडियन यूनियन। तो उनको बेसिकली पैसे दे रहे थे वो लोग कि आपको रेगुलरली इतना पैसा मिलेगा, एंड इन रिटर्न ऑफ दैट प्लीज़ एक्सीड टू द इंडियन यूनियन। ठीक है, बिकॉज अगर वो लोग अपना प्रिंसली स्टेट नहीं छोड़ते तो उनको वैसे भी टैक्सेस मिलने ही थे अपने टेरिटरी के। ठीक है, तो उन्होंने अपना प्रिंसली स्टेट छोड़ा और गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आए। सो इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट देम फॉर दैट, कॉम्पनसेट करने के लिए दिस मैकेनिज्म ऑफ प्रीवी पर्स वॉज ब्रॉट इन। ठीक है, तो 1971 में जाके दिस प्रीवी पर्स वॉज ऑल्सो एबॉलिश्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे? 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 6 कैसे पर्स जैसा दिख रहा है कोई, है ना? 6 जो है ऐसे पर्स भी ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो उससे लर्न कर लो कि 6 लुक्स लाइक अ पर्स। तो 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज रिगार्डिंग प्रीवी पर्सेस एंड देयर अबॉलिशमेंट। नेक्स्ट है 35th एंड द 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। सो ये 1974-75 में लाए थे इनको। These were regarding the integration of Sikkim into the Indian Union। ठीक है, तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, एक्ट था, उसके अंडर द प्रोटेक्टोरेट स्टेटस ऑफ सिक्किम वॉज रिमूव्ड। ठीक है, सो पहले वो एक अपना अलग किंगडम था सिक्किम का,
बट आफ्टरवर्ड्स दे हेल्ड अ रेफरेंडम देयर वेयर इन द सिक्किम के जो पॉपुलेशन था दे हैड voted to abolish the monarchy and join the Indian Union. ठीक है, so that is why the 35th and 36th constitutional amendment were brought in to integrate Sikkim into India. तो 74th जो सॉरी 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसमें जो प्रोटेक्टोरेट स्टेटस दिया था सिक्किम को, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि वी विल बी प्रोटेक्टिंग योर टेरिटरी, तो आर आर्मी विल हेल्प टू प्रोटेक्ट योर टेरिटरी, सो दैट स्टेटस वॉज रिमूव्ड बाय द 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है, एंड इट कॉन्फर्ड द स्टेटस ऑफ एसोसिएट स्टेट टू सिक्किम. एंड ठीक है, सो और उससे 10th शेड्यूल भी तब लाए थे, बट दिस 10th शेड्यूल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वन विच एग्जिस्ट्स टुडे. अभी जो 10th शेड्यूल है दैट इज़ रिगार्डिंग वो डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉज. ठीक है, और ये वाला जो 10th शेड्यूल तब लाए थे दैट वाज रिगार्डिंग, इट वाज रिगार्डिंग सिक्किम ओनली, है ना. वो सिक्किम के टर्म्स ऑफ एसोसिएशंस के बारे में, टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में था. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट कंफ्यूज दिस विद द प्रेजेंट 10th शेड्यूल. ठीक है, तो बेसिकली 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में द प्रोटेक्टोरेट स्टेटस ऑफ सिक्किम वॉज रिमूव्ड एंड इट वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ एन एसोसिएट स्टेट. Whereas 36th Constitutional Amendment Act के अंडर सिक्किम वॉज मेड अ फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन एंड वही 10th शेड्यूल हटा दिया. आफ्टरवर्ड्स द न्यू 10th शेड्यूल वॉज रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक है, ये वाला पहले वाला जो 10th शेड्यूल था दैट वॉज रिगार्डिंग वही सिक्किम के टर्म्स ऑफ कंडीशंस अपॉन विच इट वुड एसोसिएट विद इंडिया. ठीक है, ये भी हटा दिया. तो ये हम लोग लर्न कर लेंगे 35th एंड 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर रिगार्डिंग सिक्किम. ठीक है, तो इसको लर्न कैसे कर सकते हैं हम लोग, 35 और 36. तो 35 को 3 और 5 जैसे लिख सकते हैं. 5 लुक्स लाइक एस, है ना, और 3 किस जैसा दिखता है, आई. तो इसको कंबाइन करके वही सिक्किम. ठीक है, ऐसे लर्न कर सकते हैं इसको. नेक्स्ट है 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975. सो बेसिकली इसमें क्या किया, दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन 2019 यूपीएस prelims as well. So it placed the election disputes of the president, vice president, prime minister and speaker of the Lok Sabha completely beyond the scrutiny of the Indian courts. ठीक है, तो पहले द इलेक्शन, ये बेसिकली वो इंदिरा गांधी जी पे केस हो गया था ना इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि हर इलेक्शन वाज कंटेस्टेड. बोला था कि करप्शन के वजह से शी हैड गॉटन इलेक्टेड. सो दिस वाज अ फेमस केस, राजनारायण केस भी बोलते हैं. ठीक है, उनका इलेक्शन वाज contested in the courts. ठीक है, दैट इज़ व्हेन दिस अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इन. उसमें बोला उन्होंने कि the elections of president, vice president, prime minister and speaker are beyond the scrutiny of the Indian courts. ठीक है, so, ठीक है, ये वही बोला था उन्होंने कि 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इन सब का आप दे कैन नॉट बी स्क्रूटनाइज्ड बाय द इंडियन कोर्ट्स. हाउएवर जो राजनरेन केस हुआ था फिर, है ना, उसमें दिस पोर्शन ऑफ द अमेंडमेंट वाज रिमूव्ड. ठीक है, तो उन्होंने कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी स्ट्रक डाउन. ठीक है, सो दैट इज़ वाई दिस पोर्शन ऑफ द अमेंडमेंट वाज रिमूव्ड. ठीक है, एंड इसी के रिस्पॉन्स में वो आया था केशव नंदा भारती, वो सब भी इसी के बाद में ही हुआ है.
सो ऑल ऑफ दीज वर लिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है, सारे केसेस जो हैं, केसेस और अमेंडमेंट्स हैं, दीज आर लिंक्ड विद ईच अदर। इवन द 24th वन इज लिंक्ड टू केशव नंदा भारती केस, ठीक है। तो इसमें जो जुडिशियल रिव्यू का प्रिंसिपल है दैट वाज अपहेल्ड, एंड बोल दिया था कि दिस विल नॉट अप्लाई, दिस पार्ट ऑफ द अमेंडमेंट विल नॉट बी एप्लीकेबल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दिस इज कंसिडर्ड, दिस वाज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस थे, ठीक है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट वाज सो कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत सारा चीज़ें अमेंड किया था, दैट इज़ वाई दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसका हम लोग ने, अच्छा हाँ, ईयर नहीं लर्न, ये नहीं करा ना, देखो 39, 30 और 9, 3 और 9 दोनों, देखो 3 वैसे ही अनलकी मानते हैं, है ना, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो बिल्कुल अनलकी हो जाएगा, 3 and 9, ठीक है। सो अनलकी क्यों है, बिकॉज इट ट्राइड टू, ये जो इनके इलेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर वगैरह का इलेक्शन है, दैट वाज, ऐसे ट्राई करा था कि दैट शुड बी बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अगर ये सच हो जाता तो इट वुड हैव बिकम वेरी अनलकी फॉर द इंडियन पॉपुलेशन, क्योंकि अ लॉट ऑफ करप्शन वुड हैव, मतलब उसको इंसेंटिव मिल जाता सब लोगों को कि हाँ, करप्शन के थ्रू प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते जा रहा है ना। सो थैंकफुली इन द राजनरेन केस दिस वाज स्ट्रक डाउन, ठीक है। तो वैसे करके आप लर्न कर लो कि 39 बहुत अनलकी अमेंडमेंट है ये, इसमें प्राइम मिनिस्टर और इन सब का जो इलेक्शन है दैट वाज, दे ट्राइड टू पुट इट बियॉन्ड द स्क्रूटनी ऑफ इंडियन कोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट 42nd का हम लोग, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, इसमें सबसे पहले क्या है, इट इंसर्टेड 3 न्यू वर्ड्स इनटू द प्रियम्बल। सो क्या क्या वर्ड्स ऐड करे थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ठीक है, ISS कर लो, इज, ठीक है। इन सोशलिस्ट मतलब वही सोशल लीनिंग है, स्टेट इज कंट्रोलिंग द इकोनॉमी, ठीक है, इट इज़ प्राइमरली कंट्रोलिंग एज वेल एज हेडिंग द इकोनॉमी। और सेक्युलर होता है कि इक्व डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, ठीक है। एंड इंटेग्रिटी मतलब पता है, इंटेग्रल, इंटेग्रिटी इज बेसिकली अ मॉरल टाइप ऑफ वैल्यू, है ना। तो उसकी बात हो रही है, और और ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की भी बात हो रही है इसमें, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, ठीक है। सो ये 3 words were added, then it added a completely new section, that is part 4A, that is the fundamental rights, and these were added on the recommendation of the Swan Singh committee, ठीक है। सो दिस इज important, Swan Singh committee recommendations, उसके अंडर fundamental duties were added into the constitution। नेक्स्ट और क्या क्या प्रोविजंस थे इसके, DPSPs काफ़ी सारे ऐड करे थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। सो सम ऑफ द न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विच वर एडेड वर ये, सबसे पहले तो वही हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39 वॉज एडेड, देन equal justice and free legal aid, article 39A, then workers participation in management of industries, article 43A was added, और लास्ट में एक environment और wildlife protection पे article 48A है, that was also added, ठीक है। So 4 directive principles of state policies were also added by the 42nd constitutional amendment act, and it delayed delimitation of constituencies under the 2001 consensus, नहीं सेंसस, अच्छा ये भी मैं, आई विल कम बैक टू दिस, वेट अ सेकेंड,
इसमें मैं वही बताना भूल गई आपको, जो ये 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये कब आया, 1975 में। तो इसको राज नरेन केस ने अपोज क्यों किया, बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं बताना भूल गई ना। वैसे मैंने बताया था कि ये उससे डिराइव किया है, इसको केशव नंदा भारती केस से डिराइव किया है। So they struck down this provision because it was against the basic structure of the constitution. और basic structure क्या था according to them? The concept of judicial review formed the basic structure of the constitution. ठीक है, तो इसलिए उसको स्ट्राइक डाउन किया था। ये हुआ 1975 में, और केशव नंदा भारती केस कब हो गया था, 1973 में ही। ठीक है, तो उसके बाद ही हुआ था। दैट इज़ वाई दे वर एबल टू स्ट्राइक दिस डाउन। उन्होंने बोला कि जुडिशियल रिव्यू तो आप ऐसे कर ही नहीं सकते, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो आप यू कैन नॉट डू दिस के इट इज़ बियॉन्ड द इलेक्शन ऑफ सर्टन पोस्ट्स बियॉन्ड द स्क्रूटनी ऑफ इंडियन कोर्ट, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, नाउ विल गो बैक टू दिस द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसमें क्या हुआ, द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन इज दिस, कि जो डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज होते रहती थी उनको डिले कर दिया गया। सो इट वाज फिक्स्ड या फ्रोजन बोल सकते हैं अंटिल द 2001 सेंसस। ठीक है, एंड व्हाई वाज दिस डन, इन ऑर्डर टू इंश्योर पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, जो डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज थी दैट वाज डिलेड। And next क्या था, it made it an absolute obligation for the president to follow the cabinet's advice. ठीक है, so this is also important. This was also done under the 42nd Constitutional Amendment Act. I do not think that you will require any tricks to learn the provisions of the 42nd Constitutional Amendment Act because it is quite famous. ठीक है, ये सब पता ही होगा आपको कि ये सब चीज़ें हुई थी उसमें। और बस ये आर्टिकल नंबर्स याद कर लो एंड यू माइट बी नोइंग द डीपीएसपीज, तो ये अपने आप लर्न हो जाएंगे। जो भी 39 ए एंड 43 ए एंड 48 ए, these four were brought in via the 42nd Constitutional Amendment Act. ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। 42nd हो गया ना अभी। नेक्स्ट 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देख लेते हैं। दिस केम अबाउट इन 1977। सो बेसिकली जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए थे ना 1976 में, उसमें काफ़ी सारे जुडिशरी के पावर्स वर रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, सो आफ्टरवर्ड्स द न्यू गवर्नमेंट ब्रॉट दिस एक्ट, एंड अंडर दिस the various powers of the judiciary were restored. ठीक है, तो 42nd के बाद स्ट्रेट बात 43rd में, when the जनता गवर्नमेंट had come in, उन्होंने जुडिशरी के सारे जो पावर्स जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो भी हटाए थे, दोज वर रिस्टोर्ड बाय दिस एक्ट। ठीक है, so they were certain examples of this is, these are, high courts were restored as principal civil courts of original jurisdiction in states and union territories. Similarly, jurisdiction to declare any central law was constitutionally invalid, मतलब basically judicial review का जो provision था that was also restored. ठीक है, सो ये जो 42nd में जो भी किया था उसको रिवर्ट बैक, इट वाज रिवर्टेड बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, 43rd में ऐसे किया। इवन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी ऐसे किया था उन्होंने। काफ़ी सारे जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में प्रोविजंस लाए थे उनको फिर से हटा दिया गया। ठीक है, दिस वाज डन बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट। सो 44th में क्या क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल
जो emergency which was declared earlier, it had seen a lot of contravention of various fundamental rights, or many leaders were imprisoned unnecessarily. ठीक है, so various safeguards were brought in via the 44th Constitutional Amendment Act. ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या क्या करा था? इमरजेंसी कब से कब तक थी? 1975 से 77 के मार्च तक। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ मतलब फंडामेंटल राइट्स वर कॉन्ट्रावीन्ड इन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो और इसका कोई एज सच मेन कोई भी रीज़न नहीं था इसको इम्पोज करने के लिए। ठीक है, देर वर ओनली पॉलिटिकल रीजन। इट वॉज अज्यूम्ड कि बहुत पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से दिस वॉज ब्रॉट इन। ठीक है, सो दैट इज़ वाई an amendment was made in the constitution में earlier there were certain grounds which were given for imposing an emergency। तो क्या क्या grounds थे? एक तो था war, external aggression और internal disturbance। war, external aggression या internal disturbance। ठीक है, तो वहाँ पे उस टाइम पे 1975 में जेपी मूवमेंट कुछ भी चल रही थी, उसको दे टुक इट एज एन एक्सक्यूज टू इम्पोज इमरजेंसी। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये तो एक इंटरनल डिस्टर्बेंस है, सो दैट इज़ वाई दे इम्पोज इमरजेंसी। ठीक है, सो वाया द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये जो ये वाला जो प्रोविजन था इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला, इसको हटा दिया गया। एंड इंस्टेड ऑफ दिस द प्रोविजन वॉज मेड कि आर्म्ड रिबेलियन अगर हो रहा है कंट्री में, ओनली देन कैन एन एमरजेंसी बी इम्पोज्ड। ठीक है, बिकॉज ये काफ़ी वेग टर्म है इंटरनल डिस्टर्बेंस, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर misuse, so that is why this term was removed and instead of this the term armed rebellion was brought in। ठीक है, सेकेंडली इमरजेंसी का जो अप्रूवल प्रोसीजर था दैट वाज स्ट्रेंथेंड, उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया गया। सो अकॉर्डिंग टू द न्यू अमेंडमेंट द कैबिनेट हैड टू गिव अ रिटन रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट बिफोर इम्पोजिंग एन एमरजेंसी। ठीक है, बिकॉज बाद में जो काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है ना, उनमें बताया है कि उस टाइम का जो 1975 के टाइम का कैबिनेट था ना, उसमें देवर मैनी मिनिस्टर्स हु वर नॉट नोइंग के इमरजेंसी इम्पोज कर दिए। उनको जब इमरजेंसी इम्पोज कर दी थी उसके बाद में पता चला कि अच्छा नेशनल इमरजेंसी कर दी गई है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई अगेन दिस प्रोविजन वॉज ब्रॉट इन वाया द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है, हाँ, आर्टिकल 20 एंड 21 could not be suspended during national emergency। ठीक है, तो आर्टिकल 20 किस चीज़ पे है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन। ठीक है, और 21 है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, तो इन दोनों को these cannot be suspended during a national emergency। this provision was also brought in because ये 1975 वाली जो इमरजेंसी थी इसमें उन्होंने सारे फंडामेंटल राइट्स को वो कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। एंड अ नंबर ऑफ लीडर्स जो ऑपोजिशन पार्टी के काफ़ी सारे लीडर्स थे, दे वर पुट इन जेल। ठीक है, विदाउट एनी रीज़न। ठीक है, सो दैट इज़ वाई आर्टिकल 20 a new amendment was brought via the Janata Party government wherein they introduced the fact that Article 20 or 21 will not be suspended during a national emergency। ठीक है, सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। इसका ईयर भी आप याद रखना 1978 में हुआ। जैसे 77 में जैसे इमरजेंसी ख़त्म हुई, देन इलेक्शंस टुक प्लेस एंड न्यू गवर्नमेंट केम इन पावर, है ना। तो उन्होंने एक तो 43rd वाला अमेंडमेंट लाए एंड 44th अमेंडमेंट भी वो लेके आए। फिर अभी 52nd का देख लेते हैं, दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट।
वेरी इंपॉर्टेंट इन फैक्ट. दिस इज रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ. सो डिफेक्शन क्या होता है? बेसिकली कोई भी एमपी, वंस ही बिकम्स एन एमपी फ्रॉम अ सर्टन पार्टी, जैसे अगर कांग्रेस का कोई भी एमपी है, वो पावर में है, बट वंस ही रीचेस द पार्लियामेंट ही सीज के, अरे बीजेपी में ज़्यादा मेरे को लुक्रेटिव पोजीशन मिल रही है, तो मेरे को मिनिस्टर बनाने का भी वो लोग कह रहे हैं. सो दिस एमपी वुड, वो क्या करते थे, दे यूज टू चेंज द पार्टी वंस दे गॉट इलेक्टेड. ठीक है. सो दैट इज वाई द एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज ब्रॉट इन, वेयर बाय if an MP or MLA defects, they will be disqualified. ठीक है. तो ये रूल था, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs एंड MLAs ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन. ठीक है. एंड along with this, the 10th schedule of the constitution was also added, which is regarding the anti defection law. ठीक है. और फिर इसमें पार्टी स्प्लिट के लिए कोई कोई एक्सेप्शन भी होता है. तो मतलब अगर 2/3 या ऐसे कुछ है कि इफ 2/3 ऑफ द पार्टी डिफेक्ट्स, सो दैट दिस डज नॉट अप्लाई. ठीक है. सो ये सब, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, it is regarding वही द वही 10th शेड्यूल, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ. इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे? देखो, 52nd 10th शेड्यूल तो आपको याद याद होगा, मैंने टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके लर्न कराया था, है ना. सो जो 10th शेड्यूल इज रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक है. तो 10 क्या कैसे आता है? 5 into 2 से. तो 52nd ऐसे लर्न हो जाएगा, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है. और जो 2 है, इसका क्यूब कर देंगे अगर, तो हमको 8 मिल जाएगा. तो 85th भी ऐसे लर्न हो जाएगा, 1985. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर 1985, 52nd एंड 10th शेड्यूल. नेक्स्ट देख लेते हैं 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दिस was brought in 1989. So basically, it reduced the voting age from 21 to 18 years of age. ठीक है. एंड इट अप्लाइज टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस बोथ. तो पहले कितना था? 21 ईयर्स ऑफ एज था वोटिंग एज, वेयर देन इट वाज रिड्यूस्ड टू 18 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है. तो इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे? 61, 21 से 61 लिंक हो जाएगा, है ना. 2 into 3 से 6 आ जाता है ना. 2 into 3 से 6 आ जाएगा, तो 61. और 1989 कैसे लर्न करेंगे हम लोग? वही 9 इज अनलकी. मतलब अगर ऐसे छोटे छोटे बच्चे, 18 ईयर्स के बच्चों को ही दे वर गिवन पावर टू वोट, सो दैट इज़ नॉट वेरी, मतलब ऐसे ही बस लिंक करने के लिए मैं बोल रही हूँ. वैसे तो इट इज़ अ गुड प्रोविजन, बट स्टिल ऐसे लर्न करने के लिए आप सोच सकते हो कि काफ़ी अनलकी हो जाएगा, इन लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है ना. तो ऐसे किसी को भी इलेक्ट करते रहेंगे, सो इट विल बिकम अनलकी. तो 1989, 9 काफ़ी लोग अनलकी मानते हैं ना, 3 का मल्टीपल है. तो वैसे करके लर्न कर सकते हैं 1989 और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. नेक्स्ट है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991. दिस इज रिगार्डिंग दिल्लीज स्पेशल स्टेटस. ठीक है. तो इसमें क्या हुआ था? यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली was designated as नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. ठीक है. और उनका एक लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड. अ 70-member लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वॉज ऑल्सो ब्रॉट इन, 7-member काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है. तो नाम क्या बना दिया था? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. नेक्स्ट है ये तो आई डू नॉट थिंक यू विल रिक्वायर एनी ट्रिक टू लर्न दिस. 73rd एंड द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, ये सबको ही पता होता है. दीज आर रिगार्डिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 वाज रिगार्डिंग पंचायती राज सिस्टम. ठीक है. इट कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड द पंचायती राज सिस्टम एंड रूरल गवर्नेंस सिस्टम्स. उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था. एंड अ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड रिगार्ड, विच वाज टाइटल्ड द पंचायत्स. ठीक है.
Simultaneously, the 11th schedule was also added, जिसमें 29 functional items were present. ठीक है, तो ये हमने वी हैव ऑलरेडी लर्नड ऑल द पार्ट्स एज वेल एज द शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो ये उसमें यू कैन रेफर टू दैट वीडियो. एंड तो ये हो गया 73rd और 74th भी साथ में लाए थे. This gave constitutional status to urban local bodies, and part 9A titled the municipalities was brought in. और 12th schedule भी ले आए थे इसके अंदर, which consisted of 18 functional items. Next है 84th Constitutional Amendment Act of 2001. इसमें क्या करा था, बेसिकली आपको अब याद होगा कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, अच्छा यहाँ पे नहीं है, उसमें बेसिकली वो एक किया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में दी डिलिमिटेशन वाज एक्सटेंडेड या पोस्टपोन्ड टिल 2001. ठीक है, और फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल में इसी को आप इंटू 2 कर दो तो कितना बन जाएगा 84th, है ना. 42 इंटू 2 क्या हो जाएगा 84. तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया, फर्दर द बैन वाज एक्सटेंडेड. इट एक्सटेंडेड द बैन ऑन रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स फॉर अनदर 25 years. ठीक है, तो 2026 तक द बैन वाज एक्सटेंडेड. ठीक है, सो व्हाई वाज दिस डन, अगेन दिस वाज आल्सो डन फॉर, इट वाज अ पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर. ठीक है, तो ये ऐसे लर्न हो जाएगा. 42nd में पहले करा था पोस्टपोन, फिर 84 इंटू 2 करके 84 में और एक्सटेंड कर दिया, पोस्टपोन कर दिया. नेक्स्ट है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 विच इज रिगार्डिंग द राइट टू एजुकेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंडर a fundamental right, a DPSP as well as a fundamental duty were introduced. तो 3 चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी थी. एक तो आर्टिकल 21A, that is right to elementary education, it was made a fundamental right. Then DPSPs, article 45 was brought, and fundamental duties, a new fundamental duty regarding education was also brought in. ठीक है, तो ये तीनों चीज़ किस में हुई थी, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में. इसको हम लर्न कैसे करेंगे, 86, तो 6E जैसा दिख रहा है ना, E को अगर हम इन्वर्ट कर लें तो वो बन जाएगा 6 बन जाएगा. तो एजुकेशन, E से एजुकेशन. ठीक है, और जो इन्फिनिटी है, देखो एजुकेशन इज इनफाइनाइट, तो वैसे करके लर्न कर लो. 8 कैसा दिख रहा है, इन्फिनिटी के सिंबल जैसा दिख रहा है ना, तो एजुकेशन इज इनफाइनाइट. ठीक है, और ये 2002 को कैसे लर्न कर सकते हो, 2002 मतलब 2 years की एज से चिल्ड्रन शुड स्टार्ट स्टडिंग. ठीक है, बस ये आई हैव जस्ट गिवन सर्टन learning connections for helping you to learn this. ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, एक तो जो 86 दिया है उसको हम लोग, उसका जो 6 है वो E जैसा दिख रहा है, तो एजुकेशन उससे हो जाएगा. और जो 8 है, 8 लुक्स लाइक द सिंबल फॉर इन्फिनिटी, तो एजुकेशन इज इनफाइनाइट करके वैसे लर्न कर लो. और 2002 जो ईयर है, यू कैन लिंक इट विद ये वाला निमोनिक के 2 years की एज वाले बच्चों को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए. ठीक है, तो वैसे करके यू कैन लर्न दिस. नेक्स्ट है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2003. This was regarding the empowerment of specialized commissions. तो नेशनल कमीशन फॉर SC और ST के बारे में था. It was bifurcated into 2 separate bodies, National Commission for Scheduled Castes and National Commission for Scheduled Tribes. ठीक है, तो 2 बना दिए गए थे. Earlier a single body used to exist, but via the 89th Constitutional Amendment Act of 2003, they were divided
इंटू NCSC एंड NCST। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लर्न करेंगे? 89, 9 किसके जैसा दिख रहा है? डी जैसा दिख रहा है ना, तो डी स्टैंड्स फॉर डिवाइड। सो बेसिकली द NCSC वॉज डिवाइडेड इंटू वही NCSC एंड NCST को मतलब डिवाइड बाइफर्केट कर दिया, दो सेपरेट बॉडीज बना दी गई। ठीक है, सो यू कैन लर्न दिस दैट वे। नेक्स्ट है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। सो दिस इज रिगार्डिंग कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो इसमें भी अगेन एक तो फंडामेंटल राइट्स में एक ऐड कर दिया गया कि राइट टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट वाज एडेड इन द फंडामेंटल राइट्स। अलोंग विद दैट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज आल्सो एडेड, 43B है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, so it added a directive principle for promoting cooperatives। ठीक है, एंड फिर क्या पार्ट 9B, that is regarding cooperative societies was also added। ठीक है, इसमें वही याद रखेंगे हम लोग। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इट इज़ रिगार्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, कोऑपरेटिव मूवमेंट और राइट टू, आर्टिकल 19 में इसमें ऐड करा था राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स, और DPSPs में आर्टिकल 43B वॉज एडेड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट पार्ट 9B वॉज ऑल्सो एडेड विच वॉज रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसका एक अपडेट है 2021 का। द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन पार्ट 9B फॉर स्टेट कोऑपरेटिव्स। ठीक है, so however it upheld it for multi-state cooperatives। ठीक है, सो पार्ट 9B डज नॉट अप्लाई टू स्टेट कोऑपरेटिव्स अभी। और इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे 97th को? सो आई हैव गिवन अ ट्रिक ओवर हियर। देखो 100 - 3 करके 97 आता है, और जो 3 है, 3 मतलब थर्ड लेटर क्या है अल्फ़ाबेट का? C। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिगार्डिंग C मतलब कोऑपरेटिव्स। ठीक है, 100 - 3 करके यू कैन रिमेंबर दिस, थर्ड लेटर को माइनस कर दिया, दैट इज C को। ठीक है, सो 97th हो गया है अभी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट इज़ द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दिस वाज ब्रॉट आउट इन 2014। ठीक है, तो दिस वाज रिगार्डिंग द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। ठीक है, इसमें क्या करा था बेसिकली, हमारा अभी कोलिजन सिस्टम चलता है। सो क्या होता है इसमें, जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनका एक ग्रुप रहता है 4 जजेस का, सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। These are the judges who will be appointing the other judges of the Supreme Court as well as the High Court। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट्स जो होते थे जुडिशरी के, दे वर डन बाय द कोलिजियम, अभी भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हाउएवर an NJAC was brought in via the 99th Amendment Act, wherein judicial representation तो था ही, along with that executive, the executive also had certain representation। ठीक है, तो ये NJAC लाए थे, बट लेटर ऑन दिस अमेंडमेंट वॉज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सो दैट इज़ वाई अभी भी कोलिजियम सिस्टम इज इन प्लेस। ठीक है, तो ये आप बस ट्राई टू रिमेंबर दिस 99th अमेंडमेंट एक्ट कोलिजियम सिस्टम के रिगार्डिंग है, एंड दिस वॉज स्ट्रक डाउन लेटर ऑन। 99th वही फिर से वैसे लर्न कर लेंगे, 3 × 3 से 9 बनता है। सो वेरी वेरी अनलकी, सो इट वॉज सो अनलकी दैट दे हैड टू स्ट्राइक इट डाउन। ठीक है, एंड दिस हैज़ बीन आस्क्ड वंस इन UPSC 2019 में, एक बार पूछ चुके हैं इस पे क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं 100th Amendment Act। So basically 100th Amendment Act was regarding the land swap agreement।
लैंड स्वैप एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, इसको आप उससे लिंक कर लो, बेरूबारी यूनियन केस से, है ना। वहाँ पे भी लैंड स्वैप हुआ था उस टाइम, उसमें पाकिस्तान के साथ लैंड स्वैप किया गया था, वेयर एज इन दिस वन लैंड स्वैप इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी बोलते हैं इसको। इट असली में क्या था, इंडिया में देवर अ लॉट ऑफ कॉलोनीज, इवन विद इन इंडिया एज वेल एज विद इन बांग्लादेश देवर अ लॉट ऑफ कॉलोनीज। तो जैसे ये इंडिया है, ये वाला पोर्शन, अगर हम लोग इंडिया मानेंगे इसको, ब्लू वाला पोर्शन, तो उसमें ये जो रेड पोर्शन है उसको आप ग्रीन से कर लो, ये वाला बांग्लादेश है। ठीक है, तो विद इन इंडिया देवर सर्टन कॉलोनीज ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, एंड सिमिलरली विद इन बांग्लादेश देयर वर सर्टेन कॉलोनीज ऑफ इंडिया, इंडियन टेरिटरी। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी डिफ़िकल्ट, यहाँ पे ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल था, एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाज आल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। दैट इज़ व्हाई इन्होंने क्या किया, वी केम अप विद द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट वेयर इन दीज टेरिटरीज वर मेड अ पार्ट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। और सिमिलरली ये वाला जो टेरिटरी था, ये बांग्लादेश को हैंड ओवर कर दिया, देन दे बिकेम अ पार्ट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, सो दैट वाज ऑल that was there in this agreement. They officially resolved the historical boundary disputes between the two nations. ठीक है, तो 100, आप 100 को ऐसे लिंक कर लो, 100 मतलब 100, तो ये दोनों पीसेस ऑफ लैंड ऐसे ही सोच लो, लिंक करने के लिए मैं बोल रही हूँ। ये इंडिया का लैंड है और ये बांग्लादेश का, और इसके बीच में देयर वाज अ स्वैप। ठीक है, वैसे यू कैन लिंक 100 विद दिस amendment. Next है 101st amendment. It is regarding GST. ठीक है, goods and services tax. You might be knowing this. I don't think that you'll require any learning aid for this. So it introduced the goods and services tax, and it was introduced in India starting 1st July 2017. ठीक है, तो 1st जुलाई और 101 है, तो 1 लुक्स लाइक टी, तो टैक्सेस के रिगार्डिंग है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो बेसिकली 102 किसके रिगार्डिंग था, एनसीबीसी के रिगार्डिंग। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सो इट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, and it also inserted article 338B in the Indian constitution. ठीक है, और इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे, तो टू से लर्न कर लो। जैसे कि फर्स्ट तो नॉर्मल जो हमारा पॉपुलेशन है ही, और टू कौन हो जाएगा, द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, वो सेकंड आ गए, मतलब बाकी लोग सारे फर्स्ट आ गए, एंड जो बचे हुए लोग सेकंड आ गए, तो उससे हम लोग 102 का 2 लर्न कर सकते हैं। वी कैन लिंक दैट विद एनसीबीसी। ठीक है, नेक्स्ट 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख लेते हैं। दिस इज रिगार्डिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशंस। ठीक है, सो इट प्रोवाइडेड द मैक्सिमम ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, and it introduced article 15 clause 6 and 16 clause 6, and it was upheld by the supreme court bench via 3:2 majority. ठीक है, इसमें आप बस ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट एक्सक्लूड्स माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशंस, देयरफॉर माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशंस में उसमें ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन नहीं होती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, और इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग, इट इज़ वेरी सिंपल। 3 कैसा दिखता है, ई जैसा दिख रहा है ना, तो ई से ई डब्ल्यू एस हो जाएगा, सो दिस इज ईजी टू लिंक। नेक्स्ट देख लेते हैं 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दिस इज रिगार्डिंग
इसमें दो दो चीज़ें करी गई थी प्राइमरीली। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एंग्लो इंडियन के लिए पार्लियामेंट लोकसभा में रिजर्वेशन था, देवर टू सीट्स विच वर रिजर्व फॉर एंग्लो इंडियंस, ठीक है। टू सीट्स ऑफ लोकसभा वर रिजर्व फॉर एंग्लो इंडियंस, दैट वाज रिमूव्ड, ठीक है। अभी नो, देर आर नो लॉन्गर एनी सीट्स रिजर्व फॉर एंग्लो इंडियंस इन दी लोकसभा, ठीक है। तो ये कर दिया। It discontinued special representation for the Anglo-Indian community in the parliament. Secondly, it also extended reservation of seats for SCs and STs in Lok Sabha and state assemblies. So, if you might be knowing, this has to be done every 10 years. हर 10 साल में ये हमें एक्सटेंड करना पड़ता है, बिकॉज द वैलिडिटी फॉर रिजर्वेशन इज ओनली 10 years, ठीक है। तो ये आप याद रखना, दिस वॉज अगेन एक्सटेंडेड। सो दिस इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट, बट दिस पोर्शन इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन वॉज डिसकंटिन्यूड, ठीक है। और इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे? 104 का 4 लुक्स लाइक ए, तो उसको आप एंग्लो इंडियन से लिंक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हाँ, सो दिस इज रिगार्डिंग जो ओबीसी और एससीबीसी की जो लिस्ट्स बनती है ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, उसके रिगार्डिंग है। सो बेसिकली it exempted state governments from consulting NCBC when preparing and maintaining their own lists of socially and educationally backward classes, ठीक है। और इसको लर्न करने के लिए वही 105 है, 5 लुक्स लाइक एस, है ना। तो उससे एससीबीसी लर्न हो जाएगा। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट्स हैं उसको मेंटेनेंस के रिगार्डिंग है, दैट इट एग्जेम्प्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स फ्रॉम कंसल्टिंग एनसीबीसी फॉर प्रिपेयरिंग देयर लिस्ट्स ऑफ एससीबीसीज। नेक्स्ट है 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2023, दिस वाज ऑफ 2021, ये 2023 का है। दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस। इसमें वुमेन के लिए रिप्रेजेंटेशन दिया था पार्लियामेंट में। It has reserved 1/3 seats in the parliament have been reserved for women MPs, ठीक है। So it applies to Lok Sabha, state legislative assemblies and national capital territory of Delhi Assembly, ठीक है। And this also includes seats which have been already reserved for SCs and STs, मतलब जो 1/3 है वो पूरी सीट्स का रहेगा। दिस विल बी इंक्लूडिंग सीट्स विच हैव बीन रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज एज वेल, ठीक है। ऐसे नहीं कि बची हुई सीट SC ST का हटा के फिर जो बची सीट्स है उसका 1/3 विल बी फॉर वुमेन, ऐसा नहीं है। द इंटायर टोटल जितनी सीट्स होती हैं उसका 1/3 विल बी रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, ठीक है। तो लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और NCT मतलब दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें भी, ठीक है। पुडुचेरी का शायद इसमें नहीं इंक्लूडेड है, जस्ट चेक दैट वंस, है ना। तो लोकसभा का है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का है, दिल्ली का लेजिस्लेटिव असेंबली का भी है, ठीक है। डू रिमेंबर दिस। सो दैट इज ऑल फॉर दिस टॉपिक। अमेंडमेंट्स में बस इतना ही रहेगा, ठीक है। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।